ग्रुप में अजीब सी खामोशी छा जाती है क्योंकि साया घबराकर पत्थर की चमड़ी वाले आदमी के साथ सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, जबकि लिू शेंग उन्हें खाली एक्सप्रेशन से देखता रहता है। लिू शेंग सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि साया का ये दावा कि उसका सबसे बड़ा राज सिर्फ उसी के पास है, एक झूठ था। ऐसा लगता है कि साया झूठी नज़दीकी बनाने के लिए सबको एक ही कहानी सुनाता है। सीधे साधे पत्थर वाले आदमी को देखकर लिू शेंग सोचता है कि ये अफरा तफरी के बावजूद ये बेवकूफ़ दानव और चालाक धोखेबाज असल में दोस्तों के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। साया पत्थर वाले आदमी पर चिल्लाता रहता है। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है क्योंकि वो मांग करता है कि उसका राज और आगे न फैले। हालांकि पत्थर वाला आदमी डांट को नज़रअंदाज कर देता है और बस लिू शेंग की तरफ उंगली दिखाता है और साया से पूछता है कि क्या ये आदमी भी उसका दोस्त है। बिना किसी शर्म के साया तुरंत लिू शेंग के कंधे पर हाथ रखता है, जोर से हंसता है और ऐलान करता है कि लिू शेंग सच में उसका अच्छा भाई है। हालांकि लिू शेंग साफ तौर पर उससे कोई लेना देवा नहीं चाहता। मज़ेदार पल एक तेज कमांड से टूट जाता है जो सबको चुप रहने के लिए कहती है, जिससे साया हैरान हो जाता है और वो जम जाता है। फर्श पर हील्स की आवाज ध्यान खींचती है जब लाल बालों वाली ऑफिसर और पेटू कैप्टन एक चमकते नीले पोर्टल से रंग रूटों को संबोधित करने के लिए बाहर निकलते हैं। वे एक ऊंचे मेटल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पथरीली जमीन पर जमा योद्धाओं की भीड़ को नीचे देखते हैं। गंभीर और कमांडिंग एक्सप्रेशन के साथ लाल बालों वाली ऑफिसर ऐलान करती है कि वे अब आधिकारिक तौर पर अलग आसमान युद्ध के मैदान में कदम रख चुके हैं। इस खबर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आती हैं। पत्थर वाला आदमी डरा हुआ और पसीने से लथपथ दिखता है, जबकि साया और लिू शेंग ध्यान से सुनते हैं। हालांकि लिू शेंग का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल जाता है। वो पीछे की बंजर सुनसान जगह को देखता है। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ये खाली पथरीली जगह ही पौराणिक युद्ध का मैदान है। दूसरे रंगरूट भी उसकी बात से सहमत होते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उन्होंने युद्ध के मैदान के बारे में सोचा था। लिू शेंग अपनी सेंसरी क्षमताओं को एक्टिवेट करता है और नए माहौल के अजीब बैंगनी ग्रिड में अपनी समझ को फैलाता है। जब वो इलाके को स्कैन करता है तो उसकी आंखें पावर से चमकती हैं और वो भारी दिल से देखता है कि आसपास का माहौल पूरी तरह से खाली है, जिसमें कोई ग्रह या तारे नहीं हैं, जिससे उदासी और मौत का जबरदस्त एहसास होता है। हालांकि उसका चेहरा जल्दी ही हैरानी में बदल जाता है जब उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड पता चलता है। साया और पत्थर की स्किन वाले आदमी के बगल में खड़े होकर लिू शेंग उनके आसपास की एनर्जी का एनालिसिस करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ की नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी नॉर्मल तारों वाले आसमान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घनी है और आसमान और धरती के बीच का मोमेंटम बहुत एक्टिव है। वो कैलकुलेट करता है कि इस माहौल में कल्टीवेशन करना नॉर्मल से 2 या 3 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। वो अकेला ऐसा नहीं था जिसे ये एहसास हुआ। पास के दूसरे रिक्रूट्स भी सेलिब्रेट कर रहे थे। एक आदमी एनर्जी की चमकती हुई गेंद पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था कि ये एक खजाने की जगह है और वे सही जगह पर आए हैं। लाल बालों वाली ऑफिसर उनकी खुशी में दखल देती है, जो लालची कैप्टन के बगल में खड़ी थी। वो मुस्कुराती है और उन्हें बताती है कि हालांकि इस जगह के फायदे हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका चेहरा डरावना और धमकी भरा हो जाता है जब वो उन्हें सच्चाई के बारे में चेतावनी देती है। अब से उन पर किसी भी समय लेवल 12 से लेवल 14 तक के अजीब जानवरों द्वारा हमला किया जा सकता है। वो ठंडेपन से कहती है कि अगर उनकी किस्मत या ताकत कम पड़ी तो वे बस यहीं मर जाएंगे। डरने के बजाय कई वॉरियर्स हंसने लगते हैं और खतरे का मजाक उड़ाते हैं। लाल बालों वाला जीनियस साया एक जंगली मुस्कान के साथ अपनी तलवार उठाता है, ये कहते हुए कि ये खतरनाक जगह उसके लिए एकदम सही है। दूसरे रिक्रूट्स अपनी मसल्स दिखाते हैं और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ये डींग मारते हुए कि अगर जानवर आए तो वे उन्हें मार देंगे। घमंडी भीड़ के बिल्कुल उलट साया डरा हुआ और पसीने से तर लग रहा था। वो हकलाते हुए लाल बालों वाली ऑफिसर से पूछता है कि क्या उनके लिए कोई बेस या किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। उसके बगल में पत्थर की स्किन वाला आदमी भी चिंतित दिखता है, खाली जमीन की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि क्या उनसे सच में खुले में रहने की उम्मीद की जाती है। लू शेंग चुप रहता है लेकिन घूरता रहता है, ये समझते हुए कि इस बैटलफील्ड में घुसने का मतलब है कि उन्हें आज़ादी से काम करना होगा, बिना किसी सेफ्टी या बेस के जहां वे वापस जा सकें। लाल बालों वाली ऑफिसर ग्रुप को भरोसा दिलाती है, ये कहते हुए कि 100 ग्रेट स्टार सेक्टर्स में स्वाभाविक रूप से डार्क साइड यूनिवर्स के जानवरों से बचाने के लिए एक बेस होता है। हालांकि उसका चेहरा गंभीर रहता है क्योंकि वो मुश्किल को समझाती है।
अलग अलग आसमान के बैटलफील्ड के अंदर के कोऑर्डिनेट्स अनस्टेबल हैं। सिर्फ स्पेसशिप की जंप क्षमताओं पर निर्भर रहने से बेस की लोकेशन को ठीक से लॉक करना मुश्किल हो जाता है, जिसका मतलब है कि वे काफी दूर उतरे हैं। कैप्टन के बगल में खड़ी होकर वो मानती है कि इस बार उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और सबसे नजदीकी बेस असल में उनकी मौजूदा जगह से बहुत दूर है। साया सिगरेट पीते हुए हैरान दिखता है और एक लॉजिक पूछता है। सवाल, अगर बेस इतनी दूर है तो वे पैदल चलने के बजाय सीधे स्पेसशिप लेकर और क्यों नहीं जाते? उसके बगल में चट्टान जैसी चमड़ी वाला आदमी भी उलझन में दिख रहा है, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। लाल बालों वाली ऑफिसर चुनौती भरी नजरों से उन्हें देखती है और ठंडे लहजे में कहती है कि अगर वे उड़ना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। सायर और चट्टान वाला आदमी सिर खुजलाते रह जाते हैं, उसके शब्दों में छिपे खतरे को समझ नहीं पाते, जबकि लू शेंग चुपचाप आगे खड़ा है, उसका दिमाग पहले से ही जवाब पर काम कर रहा है। लू शेंग बोलता है, उसका चेहरा गंभीर है। वो अंदाजा लगाता है कि अगर इस युद्ध के मैदान में अजीब जानवर आम है तो स्पेसशिप में उड़ना आत्महत्या होगी। वो बताता है कि एक जहाज को मार गिराने से पहले वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ये बताते हुए कि लेवल 12 का स्पेसशिप भी तुरंत एक धमाके में नष्ट हो जाएगा अगर वो किसी ऊंचे लेवल के जानवर से टकराता है। उलझन में पड़ी साया को अपनी बात समझाते हुए ल्यू शेंग बताता है कि एक बड़ा स्पेसशिप आसानी से ध्यान खींचता है। इसके अलावा वो एक जरूरी बात जोड़ता है, ऊंचे लेवल के जानवर टेक्नोलॉजी पर असर डाल सकते हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि टेक बेस्ड जहाज उनकी मौजूदगी में ठीक से काम करेगा भी या नहीं। अचानक तालियों की आवाज लू शेंग के विश्लेषण को रोक देती है। लालची कैप्टन जोर से मुस्कुराते हुए और अपना चश्मा ठीक करते हुए लू शेंग की तारीफ करता है कि वो बिल्कुल सही है। वो आगे कहता है कि क्योंकि एंट्री कोऑर्डिनेट्स अस्थिर हैं, इसलिए भर्ती वाले जहाज अक्सर कबाड़ हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि वे इतने पुराने खस्ताहाल जहाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी यात्रा पर एक अच्छी क्वालिटी के जहाज को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहां उसके खो जाने की संभावना है। लालची कैप्टन भर्ती हुए लोगों की भीड़ को संबोधित करता है, ये समझाते हुए कि उनका अगला काम असल में बहुत आसान है, उन्हें बस टीम के साथ चलना है। हालांकि जैसे ही वो अपना सिर नीचे करता है, माहौल तुरंत बदल जाता है। उसका चश्मा अशुभ रूप से चमकने लगता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो अपने मिशन की गंभीर सच्चाई के साथ अपना वाक्य पूरा करता है, उन्हें बस जिंदा रहना है। इस अशुभ घोषणा से योद्धाओं की भीड़ में सदमे और चिंता की लहर दौड़ जाती है, जो समझते हैं कि ये कोई आसान मार्च नहीं होने वाला है। लाल बालों वाली ऑफिसर उसके बयान में एक कड़ी शर्त जोड़ती है। वो उनसे कहती है कि जब तक वे अलग अलग स्काई बेस तक जिंदा नहीं पहुंच जाते, तब तक वे उन्हें अधिकारी कहने के लायक भी नहीं हैं। जैसे ही वो बोलती है, कैप्टन हवा में ऊंचाई पर छलांग लगाता है, जिससे जाने की शुरुआत होती है। अधिकार का ये प्रदर्शन देखकर घमंडी जीनियस सायर परेशान और अप्रभावित दिखता है और तिरस्कार भरी नजर से ताना मारता है। अधिकारी किसी का इंतजार नहीं करते, वे रंगीन रोशनी की किरणों में आसमान में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे नए रंगरूटों को तुरंत आगे बढ़ना पड़ता है अगर वे उनके साथ रहना चाहते हैं। जमीन पर पत्थर की चमड़ी वाला आदमी सायर को बताता है कि सायर, जिसे वो गाइड्स के साथ झगड़ा करने वाला आदमी कहता है, सायर इस दृश्य को उत्सुकता से देखता है। जैसे ही वो इसका कारण बताता है, सायर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। वो बताता है कि सायर ने यात्रा के दौरान कमरा बदलने की मांग करके पहले अधिकारियों को नाराज किया था। सायर खुशी से भविष्यवाणी करता है कि घमंडी जीनियस का बुरा समय आने वाला है। हालांकि सायर का मूड एक पल में गुस्से में बदल जाता है। वो पत्थर वाले आदमी पर जोर से चिल्लाता है, उससे विनती करता है कि जब भी वो सायर का नाम ले तो जिसने तुम्हें पीटा था वाला प्रीफिक्स लगाना बंद कर दे। पत्थर वाला आदमी नीचे बैठ जाता है, मासूमियत से माफी मांगता है। वो पल तब हैरानी में बदल जाता है जब पत्थर वाला आदमी पिछली बातचीत का मतलब पूरी तरह से ना समझते हुए अपना सिर खुजलाता है और पूछता है कि क्या वे अभी भी स्पेसशिप को ठीक करके वहां उड़ सकते हैं। सायर उसे थके हुए पसीने वाले चेहरे से देखता है, ये समझते हुए कि उस बड़े आदमी को ल्यू शेंग की पहले की चेतावनी का एक भी शब्द समझ नहीं आया कि उड़ने में क्या खतरे हैं। सायर ग्रुप से जल्दी करने को कहता है, ये देखते हुए कि वे मुख्य ग्रुप से पीछे रह गए हैं और उन्हें उनके पीछे रोशनी की लकीरें छोड़ते हुए उड़ते हुए उनके साथ पहुंचना है। जैसे ही वे उड़ते हैं, सायर पत्थर की चमड़ी वाले आदमी की बुद्धिमत्ता का बचाव करने के लिए आगे झुकता है। ल्यू शेंग को बताता है कि वो आदमी, जिसका नाम टैंग डन है, असल में एक अच्छा इंसान है, बस थोड़ा पत्थर दिमाग और चीजों को समझने में धीमा है। ल्यू शेंग उलझन में दिखता है और नाम के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है।
सायर रुकता है, हैरान दिखता है और मानता है कि उसे लगा था कि पत्थर वाले आदमी का नाम मर्फी था। लियू शेंग उसे अविश्वास और जजमेंट भरी नजरों से देखता है, ये महसूस करते हुए कि सायरे सबके साथ सबसे अच्छा दोस्त होने का दावा करता है, लेकिन उन्हें उनके असली नाम भी नहीं पता। ग्रुप खाली जगह से गुजरता है। लेवल 12 के पावर हाउस, जो ग्रुप का 80% हैं, गंभीर और शांत हैं, गाइड का पीछा करते हुए मुश्किल से ही बात कर रहे हैं। इसके विपरीत लेवल 11 के योद्धाओं का छोटा ग्रुप, जिसमें लियू शेंग भी शामिल हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं और तनाव कम करने के लिए आपस में बातें कर रहे हैं। ये खासकर बातूनी सायरे और ईमानदार टैंग डन के लिए सच है, जो बहुत शोर मचा रहे हैं। लियू शेंग सामने की तरफ एक बिना कुछ बोले हाव भाव के साथ दिखाई देता है। साफ तौर पर उन्हें उनकी एनर्जी थकाने वाली लग रही है। लियू शेंग मन ही मन आह भरता है और सोशल डायनामिक्स का एनालिसिस करता है। इससे पता चलता है कि आमतौर पर सुरक्षा के लिए सिर्फ कमजोर लोग ही एक साथ ग्रुप बनाते हैं। वो तांग डून को एक अपवाद मानता है, क्योंकि लेवल 12 का योद्धा होने के बावजूद वो लेवल 11 के ग्रुप के साथ घुलना मिलना पसंद करता है। फिर लियू शेंग व्यंग से खुद को याद दिलाता है कि तकनीकी रूप से वो भी लेवल 11 का है। जैसे जैसे वे युद्ध के मैदान में और अंदर जाते हैं, माहौल और भी ज्यादा अराजक होता जाता है। लियू शेंग देखता है कि यहाँ फिजिक्स के नियम टूट रहे हैं, अजीब जीव अचानक हवा से प्रकट हो रहे हैं और ग्रेविटी तेजी से बदल रही है। कुछ जगहों पर पूरी तरह गायब हो जाती है और दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। उनके नीचे कोहरे से बड़े सांप जैसे राक्षस और बड़े बड़े मुंह निकलते हैं। लियू शेंग अपने गेमिंग एनालॉजी पर लौटता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि अगर ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है, तो ये युद्ध का मैदान एक ग्रे एरिया है, जो प्रोग्राम की गलतियों और अराजक कोड से भरा है। उसे एहसास होता है कि ऐसे अव्यवस्थित माहौल में एक शक्तिशाली जानवर का अचानक हमला ग्रुप के लिए बहुत खतरनाक होगा। हालांकि डर के बजाय लियू शेंग के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही उसका उत्साह चरम पर पहुंचता है, उसकी आंखों में एक डरावनी नीली रोशनी चमकती है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे अभी तक अपने हाथों से लेवल 13 के किसी अजीब जानवर को कुचलकर मारने का मौका नहीं मिला है, और वो सच में इस मौके का इंतजार कर रहा है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।